जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम चंद्रगुप्त नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, उस कथानक को देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे धीरे धीरे आप देखिए कि आर्यावर्त पे बहुत सी जो बाहरी शक्तियां थी वो नजर गड़ाए हुए थी और अखंड भारत की जो संकल्पना थी उस समय साकार नहीं हो पा रही थी, क्योंकि देश जो था अपना वो खंड सा विभक्त था। ऐसे में हम आज जो बात करने वाले हैं वो प्रथम अंक में जो 11 दृश्य हैं उसमें जो छठा दृश्य है, दृश्य ऐसा है कि सिंधु तट की लहरी के किनारे जो है अलका और मालविका। अलका जो कि तक्षशिला की राजकुमारी है और कह सकते हैं कि बहुत ही चिंतित है उस समय की दुर्दशा को लेकर, क्योंकि इसके पिता और साथ ही इसके भाई आम्बिक जो है यवनों के हाथे बिक गए हैं। और जो यहाँ पे मालविका है ये सिंधु देश की कुमारी है। इसे किसी तरह जो है सिंधु पर जो पुल बन रहा है उसका मैप मिल जाता है और जब ये मानचित्र लेकर जो है आती है तो अलका से कहती है, सखी ये मुझे कुछ मानचित्र हाथ लगा है। तो यहाँ पे देखते हैं आप कि अलका कहती है कि सखी, क्योंकि बहुत ही वो विचलित है, कहती बड़ा दुख होता है जब मैं ये स्मरण करती हूँ कि स्वयं जो महाराज यानी मेरे पिता, उनका भी इसमें हाथ है। देखो ते तेरा मानचित्र। और जैसे ही मालविका मानचित्र को अलका को देती है तब तक एक यवन सैनिक वहां प्रवेश करता है और मानचित्र अलका से छीनने लगता है। अलका गुस्से में कहती है, दूर हो दुर्विनीत दस्यु। मानचित्र को अपना छिपा लेती है। यवन कहता है, यह गुप्तचर है, मैं इसे पहचानता हूं, परंतु सुंदरी तुम कौन हो जो इसकी सहायता कर रही हो? अच्छा हो कि मुझे मानचित्र मिल जाए और मैं इसे सप्रमाण ले जाकर बंदी बनाकर महाराज के सामने ले जाऊं। अलका कहती है, यह असंभव है। पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ किस अधिकार से यह अत्याचार करने आए हो। यवन कहता है, मैं देवपुत्र विजेता अलछेंद्र का नियुक्त अनुचर हूं और तक्षशिला की मित्रता का साक्षी हूं। यानी कि तक्षशिला ने ही तो मित्रता की यवनों से, मैं उसका भी एक प्रमाण हूं। यह अधिकार मुझे गांधार नरेश ने दिया। तब तो अलका को और भी ज्यादा वो लगता है कि मेरे पिता ने ही आज्ञा दी है। अलका कहती, यवन, गांधार नरेश ने तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं दिया होगा कि तुम आर्य की जो ललनाएं हैं, यानी जो यहाँ की कह सकते हैं कि ललनाओं मतलब कि वहां की जो बेटियां हैं उनके साथ दृष्टता का व्यवहार करो। तो यवन कहता है, करना ही पड़ेगा मुझे मानचित्र तो लेना ही है। अलका कहती है, कदाप भी नहीं। यवन कहता है, क्या यह वही मानचित्र नहीं है जिसे इस स्त्री ने उद्भांड में बनाना चाहा था? अलका कहती है, परंतु ये तुम्हें नहीं मिल सकता। यदि तुम सीधे यहां से नहीं टलोगे तो शांति रक्षकों को बुलाऊंगी। यवन कहता है, तब तो मेरा उपकार होगा, क्योंकि इस अंगूठी को देखकर मेरी ही सहायता वो करेंगे। वो अंगूठी दिखाता है। वो अंगूठी जो है ये जो गांधार नरेश है यवनों के साथ इनकी संधि के दौरान दिए थे, हमारे की राज्य में तुम्हारी रक्षा होगी, पूरा सहायता मिलेगा। अलका देखकर सिर पकड़ लेती, ओह। यवन हंसता है, अब ठीक पद पर आ गई होगी बुद्धि तुम्हारी, लाओ अब मानचित्र मुझे दे दो। अलका निस्सहाय इधर उधर देखती है। उतने में जो मालव का राजकुमार सिंहरण है उसका प्रवेश होता है। सिंहरण चौंक कर, है कौन राजकुमारी, और ये यवन कौन है? अलका कहती है, महावीर, स्त्री की मर्यादा को ना समझने वाला इस यवन को तुम समझा दो कि ये यहां से चला जाए। सिंहरण कहता है, यवन, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती? क्या सचमुच तुम बर्बर ही हो? तो सिंहरण जब यवन से कहता है तो यवन जवाब देता है कि मेरी उस सभ्यता ही ने तो मुझे रोक रखा है, नहीं तो मेरा ये कर्तव्य था कि मैं उस मानचित्र को किसी भी पुरुष के हाथ में होने से उसे जैसे बनता ले ही लेता। तो सिंहरण कहता, अच्छा तुम बड़े प्रगल्भ हो यवन, क्या तुम्हें भय नहीं कि तुम एक दूसरे राज्य में ऐसा आचरण करके अपने मृत्यु को बुलावा दे रहे हो? तो यवन कहता है, उसे आमंत्रण देने के लिए ही उतनी दूर से तो आया हूं। सिंहरण कहता है, राजकुमारी, यह मानचित्र आप मुझे दे दीजिए, आप निरापद हो जाए फिर मैं इसे देख लूंगा। अलका मानचित्र देती हुई, तुम्हारे ही लिए तो ये मंगाया था, यानी अलका कहती कि ये मंगाया था ही तुम्हारे लिए। इतने में सिंहरण
उसे रखते हुए मानचित को, ठीक है, मैं रुका भी इसलिए ही था। यवन, हाँ जी कहो, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? यवन अपनी तलवार निकालता है, कहता है मानचित मुझे दे दो या प्राण देने होंगे। सिंगरण कहता है उसके अधिकारी का निर्वाचन खड़क करेगा तो फिर सावधान हो जाओ। वो भी तलवार खींच लेता है। अब यवन के साथ युद्ध जो है, यवन के साथ युद्ध सिंहरण जो है घायल होता है, परंतु यवन को उसके भीषण प्रत्याक्रमण से भय होता है कि वो भाग निकलता है। अलका कहती, वीर, यद्यपि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, परंतु जो अवस्था है वो बड़ी भयानक है। वह जाकर कुछ उत्पात मचावेगा, यानी पिता से कहेगा कि कोई ऐसा सिंहरण आया है, कुछ कर रहा है, तो तुम्हारे साथ जो है गलत काम हो सकता है। पूर्ण रूप से यवनों के हाथ में पिताजी बिक चुके हैं, आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तो सिंहरण हंसता है और अपने रक्त को पोंछता हुआ कहता है, मेरा काम हो गया राजकुमारी, मेरी नौका तो प्रस्तुत है, मैं जाता हूं। परंतु बड़ा, वो कहता है कि बहुत अनर्थ हुआ, यानी हो रहा है क्या, होना ही वाला, मतलब होने ही वाला, बड़ा अनर्थ होने वाला है। क्या गांधार नरेश किसी तरह बात नहीं समझेंगे, यानी जो उनके हाथों बिक गए हैं? अलका कहती, कदापि नहीं, पर्वतेश्वर से उनका बद्धमूल वैर है। ये वही है जिसे नंद का भी था, और इधर ये इनके पिता का भी है, गांधार का भी, तक्षशिला के भी। और पर्वतेश्वर जो है वो अकेला लड़ रहा है इन लोगों से। सिंहरण कहता है कि अच्छा देखा जाएगा, जो कुछ होगा। देखिए मेरी नौका आ रही है, अब मैं विदा मांगता हूँ। सिंधु में नौका आती है, घायल सिंहरण उस पर बैठता है। सिंहरण और अलका जो है दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अलका कहती है मालविका से कि मालविका भी तुम्हारे साथ ही जाएगी, यानी उस नौका में कहती है कि जो मालविका है वो तुम्हारे साथ जाएगी, तुम जाने योग्य इस समय नहीं हो, यानी तुम जो है रक्तपात में सने हुए हो। तो सिंगरण कहता है जैसे आ गया, बहुत शीघ्र फिर दर्शन करूंगा। जन्मभूमि के लिए यह जीवन है, फिर जब आप जैसी सुकुमारियां हो तो इसकी सेवा में मैं कटिबद्ध हूं, तब मैं पीछे कब रहूंगा। अच्छा नमस्कार। मालविका जो है नाव में बैठती है, अलका संतृप्त नैनों से जो है उसे देखती है, नमस्कार करती है, नाव चली जाती है। 4 सैनिकों के साथ यवन आता है। यवन कहता निकल गया मेरा अहेर, यानी जिसको हम पकड़ने आए थे। ये सब प्रपंच इसी रमणी का है, इसको बंदी बनाओ। अब सैनिक अलका को देखकर सिर झुकाते हैं। यवन कहता है बंदी करो सैनिक। सैनिक कहता है मैं नहीं कर सकता। यवन कहता क्यों, गांधार नरेश ने तुम्हें आज्ञा दी है ना। सैनिक कहता है यही कि आप जिसे कहें उसे हम लोग बंदी बना सकते हैं, महाराज के पास ले भी जा सकते हैं। तो यवन कहता है फिर विलंब क्यों। अलका संकेत से वर्जित करती है। सैनिक, हम लोगों की इच्छा। यवन, तुम राजविद्रोही हो तुम लोग। सैनिक, कदापि नहीं, पर यह काम हम लोगों से तो नहीं हो पाएगा। यवन कहता है सावधान, तुमको इस आज्ञा भंग का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, मैं स्वयं बंदी बनाता हूं। अलका की ओर बढ़ता है, सैनिक तलवार खींच लेते हैं। तो यवन ठहर कर कहता है यह क्या है। सैनिक कहता है कि डरते हो क्या कायर, स्त्रियों पर वीरता दिखाने में बड़े प्रबल हो और युवक के सामने से भाग निकल रहे हो। तो ये सैनिक ही जो है उस यवन से कहते हैं कि स्त्रियों पर तो तुम्हें बहुत वीरता दिखाने में वो आ रहा है, जब मैंने तलवार खींचा तो पीछे क्यों। तो यवन कहता तो क्या तुम राज की आज्ञा का स्वयं नहीं पालन करोगे और न करने दोगे। सैनिक कहता यदि साहस हो मरने का तो तुम आगे बढ़ो। अलका सैनिकों से कहती है ठहरो, विवाद करने का समय नहीं है। यवन से कहती है कहो तुम्हारा अभिप्राय क्या है। यवन कहता है मैं तुम्हें बंदी करना चाहता हूँ। अलका कहती कहाँ ले चलोगे। तो यवन कहता गांधार नरेश के पास। अलका कहती चलो मैं खुद चलती हूँ। आगे अलका, पीछे यवन और सैनिक जाते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं कि जो आपका पहला अंक है उसमें जो है ये छठा दृश्य है वो समाप्त होता है। अब यहाँ पे जो 7वां दृश्य है, अंक 1 का जो 7वां दृश्य है, ये मगध का बंदी गृह है। मगध के बंदी गृह में आप देखते हैं कि चाणक्य है। चाणक्य मगध के बंदी गृह में उनको बंदी बना लिया गया था। अब वो समीर की गति भी अवरुद्ध है। चाणक्य कहते हैं कि यानी हवा भी जो चलने वाली थी उसका गति भी अवरुद्ध है। शरीर का फिर क्या कहना, परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता है।
जकड़ी हुई लौह श्रृंखला, एक बार तो फूलों की माला बन जा और मैं मदोन्मत्त विलासी के समान तेरी सुंदरता का भोग करूंगा। क्या रोने लगूं? इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से बिलबिलाकर दया की मैं भीख मांगू? मांगू कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने जो देते हो ना दो, एक बार स्वतंत्र कर दो? नहीं चाणक्य, ऐसा नहीं करना। नहीं तो तू भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली एक बामी हो जाएगा। तब मैं आज से प्रण करता हूं कि दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर ना करूंगा। क्या? कभी नहीं। हाँ हाँ, कभी किसी पर नहीं। मैं प्रलय के समान अबाध गति और कर्तव्य में इंद्र के वज्र के समान भयानक बनूंगा। इतने में किवाड़ खुलता है। जो वरुरुचि है, जो तक्षशिला से पढ़ा होता है और इनके यहाँ पे अमात्य की भूमिका में, हाँ, वरुरुचि को अगर देखें तो जो कि अमात्य से पढ़ा होता है, क्योंकि वहां से जब लोग आए होते हैं तो वरुरुचि होता है जो मगध का अमात्य, और जो राक्षस है जिसको नया अमात्य बनाया गया वो एंट्री करते हैं, किवाड़ खुलता है। राक्षस कहता है कि स्नातक अच्छे तो हो। चाणक्य कहता है बुरे कपते बौद्ध अमात्य। राक्षस कहता है आज हम लोग एक काम से आए हैं, आशा है कि तुम अपनी हठवादिता से मेरा और अपना दोनों का उपकार करोगे ना। वरुरुचि कहता है हाँ चाणक्य, अमात्य का कहना मान लो। चाणक्य कहता है भिक्षु जीवी ब्राह्मण क्या बौद्धों का संग करते करते यानी संग करते करते तुम्हें अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया है। चाटुकारों के सामने हाँ में हाँ मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कुत्तों का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भूलो मत, यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा। वरुरुचि कहता है ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा के प्रमाण। तपोनिधि ब्राह्मण हो तुम। तो ये किसने कहा त्याग और क्षमा के प्रमाण? वरुरुचि ने कहा। चाणक्य कहता है कि त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान, इसके लिए लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हमी को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, अब केवल पाणिनि से काम न चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है अब। तो वरुरुचि कहता है मैं वार्तिक लिख रहा हूं चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूं, तुम इस बंदी ग्रह से निकलो। चाणक्य कहता है मैं लेखक नहीं हूं कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूं, व्यवस्थापक हूं। राक्षस कहता है अच्छा मैं आज्ञा देता हूं कि तुम विवाद न बढ़ाकर स्पष्ट उत्तर दो। तुम तक्षशिला में मगध की गुप्त यानी तक्षशिला में जब थे तो मगध के गुप्त प्रतिनिधि बनकर जाना चाहते हो? यानी तक्षशिला में तुम्हें जाना है मगध के गुप्त प्रतिनिधि बनकर, यह मृत्यु चाहते हो? तुम्ही पर विश्वास करके, यानी उन्होंने कहा कि तुम्ही पर विश्वास करके क्यों भेजना चाहता हूं वह तुम्हारी स्वीकृति मिलने पर बताऊंगा। चाणक्य कहता है जाना तो चाहता हूं तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं, और सुनो पर्वतेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं। तो राक्षस कहता है यथेष्ट है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। वरुरुचि कहता है विष्णुगुप्त, मेरा वार्तिक अधूरा रह जाएगा, मान जाओ। तुमको पाणिनि के कुछ प्रयोगों का पता भी लगाना होगा जो उस शलांतुरी व्याकरण में लिखे हैं। फिर से एक बार तक्षशिला जाने पर ही उनका कुछ हो पाएगा। तो चाणक्य कहता है मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है। यानी वो सीधे कहते हैं कि मेरे पास पाणिनि में इस समय सिर खपाने का समय नहीं है। भाषा ठीक करना यानी भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं, समझे? तो वरुरुचि कहता है कि जिसने शुवयु व मघोन तद्धति सूत्र लिखा हो, शुम्यु मघोन तद्धति सूत्र लिखा, वो केवल व्याकरण ही नहीं दार्शनिक भी था, उसकी अवहेलना कर रहे हो। चाणक्य कहता है ये मेरी समझ में नहीं आता, मैं कुत्ता साधारण युवक और इंद्र को कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। यानी कुत्ता है, साधारण युवक है और इंद्र को एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र। सुनो वरुरुचि, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ, तुम जाओ।
वरुण जी कहता है क्या मुक्ति भी नहीं चाहते? चाणक्य कहता है तुम लोगों के हाथ से वह भी नहीं। राक्षस कहता अच्छा तो फिर तुम्हें अंधकूप में जाना होगा। इतने में चंद्रगुप्त का रक्तपूर्ण खड़ग लिए सहसा प्रवेश होता है। चाणक्य का बंधन वो काटता है। राक्षस प्रहरियों को बुलाना चाहता है। चंद्रगुप्त चुप रहो, आमात्य शव में बोलने की शक्ति नहीं, यानी कि जो जिंदा लाश है उनमें बोलने की शक्ति नहीं, तुम्हारे प्रहरी जीवित नहीं रहे, यानी तुम्हारे हमने प्रहरियों को मार दिया है। चाणक्य कहते मेरे शिष्य वत्स चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त चलिए गुरुदेव। खड़ग उठाकर राक्षस से, यदि तुमने कुछ भी कोलाहल किया। इतने में राक्षस बैठ जाता है, वरुरुचि गिर पड़ता है। चंद्रगुप्त चाणक्य को लिए निकलता हुआ किवाड़ बंद करके निकल जाता है। और इस तरीके से आप देखिए यहाँ का जो 7वां दृश्य मगध के बंदीगृह, वहां से जो इनके गुरु होते हैं वो आजाद हो जाते हैं। अब जो पहले अंक का जो दृश्य 8वां है वो शुरू होता है, जिसमें गांधार नरेश यही यानी आम्भिक और अलका के पिता, जो एक तरीके से आम्भिक जो है अपना पूरा सब कुछ गिरवी रख दिया है, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा ही उसने संधि कर लिया यवनों के साथ। वो चिंता युक्त प्रवेश करते हुए, यानी गांधार नरेश का प्रकोष्ठ है, और चिंता युक्त प्रवेश करते हुए राजा जो कि बूढ़ा हो चला है परंतु मन बूढ़ा नहीं हुआ है, बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त करता रहा पर तृप्त नहीं होती। आम्भिक तो अभी युवक है, यानी उनका पुत्र तो अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षा का होना जरूरी है। उसका पै कुटिल है, गंधर्व नगर की सी सफलता उसे अपने पीछे दौड़ा रही है। वो विचार करता है कि हाँ ठीक तो नहीं, पर उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है। वो ठहर कर रोक दूं क्या? अब से भी अच्छा है जब वे घुस आवेंगे तो गांधार को भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। मतलब वो सोच रहे हैं कि जो आम्भिक कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, यवनों को अपने साथ मिला रहा है। इतने में अलका के साथ जो यवन है और रक्षक है वो प्रवेश करते हैं। राजा कहता है बेटी अलका। अलका कहती है हाँ महाराज अलका। राजा कहते हैं नहीं कहो, मतलब कि कहते हैं कि महाराज मत कहो, और बेटी हो तो पिता कहो ना। अलका कहती नहीं महाराज। राजा कहते फिर महाराज, पागल लड़की, पिता ना कह पिता कह। तो कहते हैं अलका वह कैसे महाराज? न्यायाधिकरण माता संबोधन, यानी न्यायाधिकरण यानी न्याय पे बैठे, गद्दी पे आप बैठे हैं तो पिता संबोधन करने से आप पक्षपाती हो सकते हैं। राजा कहते हैं ये क्या? यवन कहते हैं महाराज मुझे नहीं मालूम कि ये राजकुमारी है, अन्यथा मैं इन्हें बंदी ना बनाता। राजा कहते हैं सलिकुश, तुम्हारा मुख कधे पर से बोल रहा है? यवन यह मेरी राजकुमारी अलका है। हाँ बेटी। उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और वह अलग हट जाती है। अलका कहती है नहीं महाराज पहले न्याय कीजिए। यवन कहता है उद्भान पर बदने वाले पुल का मानचित्र इन्होंने एक स्त्री से बनवाया और जब उसे मैं मांगने गया तो एक युवक को देकर इन्होंने उसे हटा दिया। मैंने ये समाचार आप तक निवेदन किया और आज्ञा मिली कि वे लोग बंदी किए जाए, परंतु वह युवक निकल गया। राजा कहते हैं क्यों बेटी, मानचित्र देखने की इच्छा हुई थी? सेलुकस से तो क्या चिंता है, जाने दो, मानचित्र तुम्हारा पुल बनने को तो रोक नहीं सकता। अलका कहती है नहीं महाराज, मानचित्र एक विशेष कार्य से बनवाया गया, वह गांधार की लगी हुई जो कालिक है ना उसको छुड़ाने के लिए बनवाया था। तो राजा कहते हैं सो तो मैं जानता हूं बेटी, तुम क्या कोई नासमझ हो। बेग से उतने में उसका भाई आम्बिक प्रवेश करता है। आम्बिक कहता नहीं पिताजी, आपके राज्य में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है और तक्षशिला का जो गुरुकुल है उसका केंद्र है। अलका उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की एक कुंजी है। राजा कहते हैं क्यों अलका, ये बात सही कह रहा है आम्बिक? अलका कहती है सत्य है महाराज, जिस उन्नत की आशा में आम्बिक ने ये नीच कर्म किया है उसका पहला फल ये है कि आज मैं बंदनी हूँ। संभव है कल आप होंगे, मतलब कि मैं बंदी बनी हूँ, कल आप होंगे, और परसों हो सकता है गांधार की जनता ही बेकार हो जाए, उनका मुखिया होगा आपका वश उज्ज्वलकारी आम्भिक। इतने में यवन कहता है कि संधि के अनुसार देवपुत्र का साम्राज्य और गांधार मित्र राज है, व्यर्थ की बात करते हैं। आम्भिक कहता है शैलुकस तुम विश्राम करो, हम इसको समझाकर तुमसे मिलते हैं, यानी अपनी बहन को कहता है समझाकर मिलते हैं। यवन चला जाता है, रक्षक जो है दूसरी ओर जाते हैं। राजा कहता है परंतु आम्भिक, राजकुमारी बंदनी बनाई जाए वह भी मेरे ही सामने, उसके लिए एक यवन दंड की व्यवस्था करे, यही तो तुम्हारे उद्योगों का फल है। अलका कहती महाराज
मुझे दंड दीजिए, कारागार में भेज दीजिए, नहीं तो मैं मुक्त होने पर यही करूंगी। कुल पुत्रों के रक्त से आर्यावर्त की भूमि सींचेगी, दानवी बनकर अपनी जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी। महाराज, आर्यावर्त के सब बच्चे आंभीक जैसे नहीं होंगे, वे इसकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कर कट जाएंगे। स्मरण रहे, यवनों की विजय वाहिनी के आक्रमण का प्रत्यावर्तन बनाने वाले यही भारत संतान होंगे। तब बचे हुए छतांग वीर गांधार को भारत के द्वार रक्षक को विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे, और उसके नाम जो लिए जाएंगे उसके साथ मेरे पिता का भी नाम लिया जाएगा। उसे सुनने के लिए मैं जीवित रहना नहीं चाहती, दंड दीजिए मुझे मृत्यु दंड। आंभिक कहता है, इसे उन सबों ने बहुत बहकाया है, राजनीति की खेल ये क्या जाने। पिताजी, पर्वतेश्वर, उद्दंड पर्वतेश्वर ने जो मेरा अपमान किया उसका प्रतिशोध होना चाहिए। राजा कहते हैं, हाँ बेटी, उसने स्पष्ट कह दिया कि कायर आंभिक से मैं अपने लोक विस्तृत कुल की कुमारी का ब्याह नहीं करूंगा। और भी उसने वितस्ता कि इस बार अपनी एक चौकी बना दी है जो प्राचीन संधियों के विरुद्ध है। अलका ने कहा, तब महाराज, उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो लड़कर मर नहीं गया वो कायर नहीं तो और क्या है। आंभिक कहता है, चुप रहो अलका। राजा कहता है, तुम दोनों ही ठीक बातें कह रहे हो, फिर भी मैं क्या करूं। अलका कहती है, तो महाराज मुझे दंड दीजिए, क्योंकि राज का उत्तराधिकारी आंभिक ही तो है, उसका शुभाशुभ की कसौटी है, मैं उसी भ्रम में हूं। राजा ने कहा, मैं ये कैसे कह दूं। अलका ने कहा, तब मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं राज मंदिर छोड़कर चली जाना चाहती हूँ। राजा कहती, कहाँ जाओगी बेटी, क्या करोगी तुम। अलका कहती, गांधार में विद्रोह मचाऊंगी। राजा कहते हैं कि नहीं अलका, तुम ऐसा नहीं करोगी। अलका कहती, करूंगी महाराज, अवश्य करूंगी। राजा कहते हैं, फिर मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। आंभिक कहता, और तब अलका, मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या करूंगा। तो राजा कहते, नहीं आंभिक, तुम चुप रहो, सावधान। अलका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहते हो उसे मैं द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आंभिक सिर नीचे कर लेता है। अलका कहती, तो मैं जाती हूँ पिताजी। राजा कहते हैं, अन्मनस्क भाव से सोचते हुए जाओ। अलका उतने में चली जाती है। राजा कहते हैं, आंभिक। आंभिक कहता है, पिताजी। राजा कहते हैं, लौट आओ। आंभिक कहता है, इस अवस्था में तो लौट आता, परंतु वे यवन सैनिक छाती पर खड़े हैं, पुल बंध चुका है, नहीं तो पहले गांधार का ही नाश होगा। राजा ने कहा, तब निश्वास लेकर जो होना था सो हो गया। पर एक बात समझो आंभिक, आज से मुझसे तुम कुछ नहीं कहना, जो उचित समझना वही करना। मैं अलका को खोजने जाता हूँ, गांधार जाने और तुम जानो। वो बेग से प्रस्थान कर देते हैं। तो यहाँ पे ना एक तरीके से उनके मन में एक पूरा एक घोर निराशा छा जाता है कि ये जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इसके बाद जो है अंक 1 का जो 9वां पार्ट है वो करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।